राम वृक्ष बेनीपुरी। राम वृक्ष बेनीपुरी का जन्म बिहार के मुजफ्फर जिले के बेनीपुर गांव में सन 1902 में हुआ था। माता पिता का निधन बचपन में ही हो जाने के कारण जीवन के आरंभिक वर्ष अभावों, कठिनाइयों और संघर्षों में बीते। 10वीं तक की शिक्षा प्राप्त करने के बाद बेनीपुरी जी सन 1920 में राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन में सक्रिय रूप से जुड़ गए। कई बार जेल भी गए। उनका देहावसान सन 1968 में हुआ। बेनीपुरी 15 वर्ष की अवस्था में जो उनकी रचनाएं जो हैं वो पत्र पत्रिकाओं में छपने लगी। वे बेहद प्रतिभाशील पत्रकार थे। उन्होंने अनेक दैनिक, साप्ताहिक एवं मासिक पत्रिकाओं का संपादन किया। दैनिक पत्र पत्रिकाएं वो होती हैं जो रोज़ निकलती हैं, रोज़ छपती हैं। साप्ताहिक वो होती हैं जो सप्ताह में एक बार निकलती हैं, और मासिक पत्र पत्रिकाएं जो महीने में एक बार निकलती हैं। इन पत्र पत्रिकाओं में तरुण भारत, किसान मित्र, बालक, युवक, योगी, जनता, जनवाणी और नई धारा उल्लेखनीय है। गद्य की विविध विधाओं में अनेक लेखन को व्यापक प्रतिष्ठा मिली। जैसे गद्य की विविध विधाओं में बेनीपुरी जी ने लिखा और सब में उनको बहुत प्रतिष्ठा मिली, व्यापक प्रतिष्ठा मिली। उनका पूरा साहित्य बेनीपुरी रचनावली के 8 खंडों में प्रकाशित है। उनकी रचना यात्रा के महत्वपूर्ण पड़ाव हैं पतितों के देश में, ये एक उपन्यास है। चिता के फूल ये कहानी है। अम्बपाली नाटक है और माटी की मूर्तें रेखा चित्र है। पैरों में पंख बांधकर यात्रा वृतांत है। जंजीरें और दीवारें संस्मरण है आदि इनकी रचनाओं में स्वाधीनता की चेतना, मनुष्यता की चिंता और इतिहास की युगानुरूप व्याख्या है। उनकी प्रमुख रचनाएं उपन्यास में है पतितों के देश में, कैदी की पत्नी, कहानी संग्रह चिता के फूल, लाल तारा, आम्रपाली आदि, जंजीरें और दीवारें, माटी की मूर्तें, ये सब इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। साहित्यिक विशेषताओं के अंतर्गत कहा जा सकता है कि राम वृक्ष बेनीपुरी ने साहित्य की सभी विधाओं पर कलम चलाई है। उनकी रचनाओं में स्वाधीनता की चेतना, मनुष्य की चिंता और इतिहास के युगानुरूप व्याख्या है। भाषा शैली बेनीपुरी जी की भाषा में सरलता, सुबोधता तथा ओजपूर्ण की प्रधानता है। उनकी भाषा की खास विशेषता है छोटे छोटे वाक्यों में शब्दों का सटीक प्रयोग। उनकी भाषा में संस्कृत के तत्सम शब्दों के साथ साथ उर्दू, फारसी और देशी शब्दों का भी पर्याप्त प्रयोग। यहाँ जो आपके पाठ में उनके द्वारा एक रेखा चित्र दिया गया है, बाल गोविंद भगत। बाल गोविंद भगत रेखा चित्र के माध्यम से लेखक ने एक ऐसे विलक्षण चरित्र का उद्घाटन किया है जो मनुष्यता, लोक संस्कृति और सामूहिक चेतना का प्रतीक है। वेशभूषा या बाह्य अनुष्ठानों से कोई सन्यासी नहीं होता। सन्यास का आधार जीवन के मानवीय सरोकार होते हैं, यानी कि वो मानवीय व्यवहार, अर्थात कि मनुष्य के अंदर मनुष्यता और वो उसके आचरण में भी परिलक्षित होना चाहिए। बाल गोविंद भगत इसी के आधार पर लेखक को सन्यासी लगते हैं। यह पाठ सामाजिक रूढ़ियों पर भी प्रहार करता है। इस रेखा चित्र की एक विशेषता यह है कि बाल गोविंद भगत के माध्यम से ग्रामीण जीवन की सजीव झांकी देखने को मिलती है। यहाँ इस पाठ बाल गोविंद भगत जो रेखा चित्र है बेनीपुरी जी का, मैं इसका सारांश आपको बताऊंगी। बाल गोविंद भगत मझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। 60 से ऊपर होने के कारण उनके बाल पक गए थे। कमर में एक लंगोटी और सिर पर कबीर पंथियों जैसी टोपी। जाड़े में काली कमली ओढ़ लेते थे। माथे पर रामानंदी चंदन लगाते और गले में तुलसी की माला पहनते। बाल गोविंद भगत, तुलसी की माला से तात्पर्य है कि तुलसी के पौधों से बनी हुई माला। बाल गोविंद भगत साधु भी थे और गृहस्थ भी। वो गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी सन्यासियों और साधुओं वाले आचरण अपनाते थे। उनका एक बेटा, बहू और साथ में खेती बाड़ी भी थी। परिवार वाले होते हुए भी वे साधु थे।
कबीर को वे साहब मानते थे और उन्हीं के गीतों को गाते थे। वो कबीर पंथी थे, कबीर की विचारधारा से प्रभावित थे और उसे अपने जीवन में उतार लिए थे। वे कभी झूठ न बोलते और खरा व्यवहार करते थे। वह बिना पूछे किसी की चीज़ नहीं लेते, यहाँ तक कि वे दूसरों के खेत में शौच तक न करते थे। जो कुछ खेत में पैदा होता उसे अपने घर से 4 कोस दूर एक कबीर पंथी मठ में भेंट कर देते थे। जो कुछ प्रसाद रूप में बचता उसी से गुजारा कर लेते। वह बिल्कुल सन्यासियों की तरह जीवन यापन करते थे। लेखक को उनके पद बड़े अच्छे लगते थे। वह कबीर के भी पद गाया करते थे और लोक गीतों को भी गाया करते थे। लेखक उनके मधुर गान पर मुग्ध था। कबीर के पद उनके कंठ से निकलकर सजीव होते थे। आषाढ़ की रिमझिम फुहार के बीच समूचा गांव धान की रोपाई कर रहा है। बाल गोविंद भगत खेत में रोपाई करते हुए अपने मधुर कंठ से गीत गा रहे हैं। बच्चे और औरतें, हलवाहे यानी कि हल चलाने वाले, सभी झूम उठते हैं। यह है उनके अलौकिक संगीत का जादू। वह जब बाल गोविंद भगत जब अपने पद गाया कबीर के पद गाने लगते या लोक गीतों को गाने लगते तो पूरा वातावरण उनके संगीत के जादू से बंध जाता। उनका प्रसिद्ध गाना जो लेखक को बहुत प्रसिद्ध था, लेखक को बहुत अच्छा लगता था उनका ये गाना, तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा। कार्तिक के महीने में बाल गोविंद शीघ्र ही स्नान करके प्रभात फेरी पर निकल पड़ते। माघ के महीने में रक्त को जमा देने वाली ठंड में गीत गाने बैठ जाते थे। अपने भजन में इतने मस्त हो जाते कि उनके गाते गाते उनके माथे से पसीने आने लगते उस कड़कती ठंड में। उनकी संध्या के गीतों से गर्मियों की शाम भी शीतल हो जाती। उनके आंगन में लोगों की भीड़ लग जाती। खंजरियाँ और करतालों के साथ वे लोग भी भगत के स्वर में स्वर मिलाने लगते। सारा आंगन नृत्य और संगीत से ओतप्रोत हो जाता। बाल गोविंद का बेटा मंद बुद्धि और सुस्त था। उन्होंने बड़ी साध से उसकी शादी कराई। पुत्रवधू बड़ी ही सुशील थी। उसने घर का सारा प्रबंध संभाल लिया। भगत का बेटा बीमार हो गया और कुछ दिनों बाद वह स्वर्ग सिधार गया। आंगन में एक चटाई पर बेटे का शव रखा और बाल गोविंद भगत मस्ती से गीत गाए जाने लगे। वह उसके चारों ओर घूम घूम कर गीत गाने लगे, कबीर के पदों को गाने लगे और ईश्वर को याद करने लगे। पुत्रवधू से रोने के बदले उत्सव मनाने को कहते। जब पुत्रवधू रो रही थी तो बाल गोविंद भगत उससे कहते कि ये रोने का नहीं, उत्सव मनाने का समय है, क्योंकि आत्मा जो है वो परमात्मा के पास चली गई है। तो ये तो उत्सव का समय है, दुख मनाने का समय नहीं है। इससे बढ़कर आनंद की बात क्या होगी। क्योंकि बाल गोविंद भगत जो कबीर पंथी थे, कबीर पंथी ज्ञान की बातें करते हैं, ज्ञानाश्रयी शाखा के संत होते हैं कबीर को मानने वाले। तो वो सिर्फ ज्ञान को महत्व देते हैं कि आत्मा और परमात्मा ही श्रेष्ठ है, बाकी सभी चीज़ें जो हैं वो नश्वर हैं। बेटे के श्राद्ध की अवधि पूरी होते ही भगत ने पुत्रवधू के भाई को बुलाकर उसे अपने साथ ले जाने और उसका दूसरा विवाह करने का आदेश दिया। पुत्रवधू उनकी सेवा करना चाहती थी, परंतु उनका कहना था कि अभी तुम्हारा समय जो है वो सन्यासियों की तरह जीवन यापन करने का नहीं है। इन बातों से ऐसा भी प्रतीत होता है कि बाल गोविंद भगत जो थे वो रूढ़िवादी विचारों या कुरीतियों, सामाजिक कुरीतियों के समर्थक न होकर एक विकासशील विचारधारा के व्यक्ति थे। बहू के हठ करने पर उन्होंने कहा, तू जा, नहीं तो मैं ही इस घर को छोड़कर चल दूंगा। बहू ने उनकी आज्ञा का पालन किया और वो चली गई। ये रेखा चित्र बेनीपुरी जो द्वारा लिखित ये कबीर के आदर्शों पे चलने वाले बाल गोविंद भगत, उनके सारे आचार व्यवहार, उनकी वेशभूषा जो थी वो कबीर से मिलती जुलती थी। वो कबीर की तरह टोपी पहनते थे और रामानंदी तिलक लगाते थे। और उस समय में भी इतने विकासशील विचार के थे, जैसे कि कबीर ने भी धार्मिक कुरीतियों पे व्यंग किया। वो सारी चीज़ें वो अपने आचरण में ले आते थे और वो धार्मिक कुरीतियों को नहीं मानते थे।